जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम हिमांक में अवनमन पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में आपने क्वथनांक में उन्नयन और बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन इस पर न्यूमेरिकल कर लिए थे। न्यूमेरिकल का वीडियो का लिंक आपको इस यहाँ पर कोने में मिल जाएगा आई बटन पे, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, आज का टॉपिक है हिमांक में अवनमन। कल करा दूंगा पराशर दाब और इसी में आता है वान-टॉप गुणांक। ये दोनों हो जाएंगे खत्म तो ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर की अलग प्लेलिस्ट बना देंगे जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो है हिमांक में अवनमन। ठीक है, टॉपिक है आपका हिमांक में अवनमन, यानी हिमांक में क्या होगा, कमी होगी। अवनमन से मतलब क्या होता है, कमी। हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो आप भी हटे लगा लीजिए हिमांक में अवनमन। पहले पढ़ेंगे हिमांक क्या होता है, फिर हिमांक में जो कमी होती है उसे अवनमन कहते हैं। कमी कैसी आती है वो देखेंगे। जैसे हमने ये एक पात्र या बर्तन बना रखा है, इसमें द्रव भरा हुआ है। ठीक है, द्रव या विलयन। ठीक है, द्रव या विलयन हमने आपको पहले बताया था, 2 वीडियो में भी बता चुके हैं। जो द्रव के कण या अणु होते हैं जो विरामी गति कर सकते हैं, यानी इस द्रव के अंदर स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, जो कण हैं इस दीवार पर भी टकरा सकते हैं, इस दीवार पर भी टकरा सकते हैं, इस दीवार पर भी टकरा सकते हैं, और ये द्रव का जो तल है यहाँ पर भी टक्कर मार सकते हैं, लेकिन ये द्रव के बाहर नहीं निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊपर एक वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कार्य करता है। समझ में आ गया? जो वायुमंडलीय दाब होता है वो कार्य करता है, और हिमांक वह ताप होता है जिस ताप पर ये द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये हिमांक की परिभाषा है। तो पहले आपको हिमांक दिखाते हैं या हिमांक समझाते हैं। हिमांक, ठीक है, हिमांक हिमांक किसी द्रव का, या ऐसे लिखेंगे, हिमांक किसी द्रव का वह ताप होता है। हिमांक किसी द्रव का वह ताप होता है, वह ताप होता है जिस ताप पर द्रव का ताप ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। मतलब ये द्रव है, द्रव को हम ठंडा करेंगे तो वो ठोस अवस्था में पहुंच जाए। जैसे ये क्या है, द्रव को हम ठंडा करेंगे। डेल्टा का मतलब होता है गर्म या ठंडा कर रहे हैं। अगर कोई चिन्ह नहीं लगाया है तो इसका मतलब गर्म कर रहे हैं, और हमने माइनस लगा दिया है तो मतलब इसको ठंडा कर रहे हैं। किस में बदल जाइए, ठोस में बदल जाए। ठीक है, द्रव किस में बदल जाए, ठोस में। वही क्या हो जाएगा, हिमांक हो जाएगा। अवनमन नहीं होगा, वो ठोस का ताप हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन क्या होता है, जब ये द्रव है, द्रव में हम कोई घोल रहे हैं विलेय पदार्थ। ठीक है, और विलेय कैसा है, विलेय है अवाष्पशील। अवाष्पशील से मतलब क्या है, जो वाष्पित ना होता हो, यानी जिसे अगर हम गर्म करें या ठंडा करें तो वो वाष्पित ना हो। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जब किसी विलायक में
जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो विलयन, यानी विलेय घोल देंगे तो विलयन बन जाएगा। तो विलयन के हिमांक में कुछ कमी आ जाती है, ठीक है। इस कमी को ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। फॉर्मूला लिखेंगे, हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब क्या है? परिवर्तन, और टी का मतलब ताप में परिवर्तन हो रहा है। पहले देखिए विलायक था तो विलायक का ताप कितना होगा? टी। अब जब विलयन बन जाएगा तो विलयन का ताप कितना हो जाएगा? टीएस। ठीक है। अब जैसे कमी निकालेंगे तो ज़्यादा में से हम कम को घटाएंगे। पहले इसका जो हिमांक है वो ज़्यादा होगा, जब हमने अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया इसमें तो इसका हिमांक कम हो गया, यानी ये जो विलयन का ताप है वो कम हो जाएगा। तो डेल्टा टी बराबर टी माइनस टी एस। लेकिन क्वथनांक में उन्नयन क्या था? टी एस माइनस टी, यही तो था। अब देखिए इसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी बराबर टी माइनस टी एस। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये तो तुम्हें समझ में आ गया। अब देखिए एक नोट लगाते हैं, नोट। और ये नोट कैसा है? इम्पोर्टेंट नोट है। ठीक है, जो हिमांक में अवनमन है, नोट लिखेंगे, हिमांक में अवनमन ये समानुपाती होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के समानुपाती होता है, यानी टी माइनस टी एस समानुपाती पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक है, नोट में पहला पॉइंट हो गया। अब नोट में दूसरा पॉइंट जो हमने पिछले वाले में भी समझाया था, क्वथनांक में उन्नयन जो होता है मोललता के समानुपाती होता है। तो ये भी हिमांक में अवनमन ये समानुपाती होता है मोललता के समानुपाती होता है। समझ में आ गया? ठीक है, जैसे डेल्टा टी समानुपाती एम डैश। ठीक है, डेल्टा टी समानुपाती एम डैश, यानी डेल्टा टी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो वही नियतांक के। अब उसमें जब बॉइलिंग पॉइंट था यानी क्वथनांक था तो बी लगा देते। यहाँ पर हिमांक में अवनमन यानी फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ पर लगाएंगे के एफ और ये एम डैश। ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया? इतना पहले लिख लीजिए, इसके बाद जो आगे का हम कराते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। जब हम क्वथनांक में उन्नयन पढ़ रहे थे तब यहाँ पे क्या था? मोलल उन्नयन स्थिरांक था, यानी उसमें उन्नयन था। अब हम हिमांक में अवनमन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर है मोलल अवनमन स्थिरांक। वहाँ पर के बी था, यहाँ पर है के एफ। ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है? जब किसी, डेफिनेशन लिखेंगे,
जब किसी विलायक के 1 किलोग्राम किलोग्राम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, जब किसी विलायक के 1 किलोग्राम में अवाष्पशील विलेय के 1 मोल को घोलने पर विलयन के हिमांक में जितनी कमी आती है, उसे KF यानी मोलल अवनमन स्थिरांक KF कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए फॉर्मूला लिखेंगे। डेल्टा टी बराबर KF इंटू 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। जब यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन होगा तो KB होगा, हिमांक में अवनमन है तो KF होगा। डेल्टा टी अगर क्वथनांक में उन्नयन है तो TS माइनस टी, और हिमांक में अवनमन है तो T माइनस TS हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ यानी जो सिंबल है इनका मान लिख दे रहे हैं या इनका नाम लिख दे रहे हैं। जहाँ डेल्टा टी क्या है या KF, ये क्या है स्मॉल w या स्मॉल m और कैपिटल W। ठीक है, डेल्टा टी क्या है? हिमांक में अवनमन। KF क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक। स्मॉल w विलेय का भार, ठीक है, विलेय का भार। स्मॉल m विलेय का अणुभार, स्मॉल m हो जाएगा विलेय का अणुभार। ठीक, और कैपिटल W हो जाएगा विलायक का भार। ठीक है, कैपिटल W हो जाएगा विलायक का भार। ठीक है, ये है मोलल अवनमन स्थिरांक। जब हम विलायक लेते हैं 1 kg में तो बनता है मोलल अवनमन। ठीक है, लेकिन जब विलायक हम 100 ग्राम लेंगे तो एक और फॉर्मूला निकल के आता है, वो होता है आणविक अवनमन स्थिरांक। डेफिनेशन सेम रहेगी, बस जहाँ पर 1 kg है वहाँ 100 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे जब किसी विलायक के 100 ग्राम में अवाष्पशील विलेय के 1 मोल को घोलने में विलयन के हिमांक में
जितनी कमी आती है, जितनी कमी आती है उसे हिमांक में उसे आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, आणविक अवनमन स्थिरांक। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बराबर 100 का गुणा करेंगे इसमें इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक मान चेंज होगा, के एफ क्या हो जाएगा, मोल आणविक अवनमन स्थिरांक, क्योंकि हमने ये 100 ग्राम लिया है। ठीक है, सेम यही हो जाएगा। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट करिए, फिर इसकी जो सीमाएं हैं वो करा देता हूँ। स्क्रीनशॉट करिए। चलिए अब हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन, इन दोनों की सीमाएं देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग है तुम्हारी क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन तथा हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन की सीमाएं, सीमा या लिमिटेशन, यानी ये कहाँ कहाँ कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें पहली सीमा या पहला पॉइंट हो जाएगा, ये दोनों जो विधियां हैं वो तनु विलयनों पर लागू होती हैं। मतलब जो विलयन सांद्र नहीं होना चाहिए, कैसा विलयन हो, तनु विलयन हो। ठीक है, यानी ये विधियां, ये विधियां तनु विलयनों पर, ये विधियां तनु विलयनों पर कार्य करती हैं या लागू होती हैं। ठीक है, तनु विलयनों पर कार्य करती हैं। ठीक है, दूसरा, जो इसमें विलेय पदार्थ होता है या जो विलयन बनता है वो विद्युत अनवघट्य होना चाहिए। विद्युत अवघट्य क्या होता है, इससे नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, विलयन विद्युत अनवघट्य, विद्युत अनवघट्य होना चाहिए। विद्युत अनवघट्य चलिए समझा ही देते हैं। जैसे ये पहले विलायक है, अगर इसमें हमने नमक घोल दिया यानी NaCl, तो ये विद्युत अवघट्य हो जाएगा, क्योंकि ये नमक Na+ और Cl- में टूट जाएगा या वियोजित हो जाएगा, तो ये विद्युत अवघट्य हो जाएगा। विद्युत अनवघट्य से मतलब इसमें क्या घोलें, इसमें हम चीनी घोल सकते हैं। चीनी अपने आयनों में नहीं टूटती है। इसमें हम यूरिया घोल देते हैं, तो यूरिया या चीनी का मिश्रण जो बनेगा या विलयन बनेगा वो विद्युत अनवघट्य होगा। ठीक है, और दूसरा इसका लिखेंगे, तीसरा जो पार्ट लिखेंगे, विलेय अवाष्पशील, विलेय अवाष्पशील होना चाहिए। अवाष्पशील से मतलब क्या है, ये वाष्पित नहीं होना चाहिए। ठीक है, और चौथा आखिरी लिख लेते हैं, जो विलेय पदार्थ हम घोलेंगे वो विलायक में पूर्ण रूप से वियोजित या पूर्ण रूप से घुलनशील होना चाहिए। विलायक में पूर्ण रूप से घुलनशील, पूर्ण रूप से घुलनशील होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण रूप से घुलनशील होना चाहिए। ये सभी हो जाएंगी इसकी सीमाएं। ठीक है,
तो आज की वीडियो में आपने हिमांक में अवनमन और उसकी सीमाएं यानी सीमाएं क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन की सीमाएं देख ली हैं। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल अगले वीडियो में करा देंगे। कल का वीडियो आपको मिलेगा परासरण दाब, जो बांध ठाप गुणांक, उसमें भी पढ़ा देंगे। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।